क्यों रही हो? तुम्हें मेरी सौगंध है, यानी मेरी कसम है, तुम बताओ, तुम रो क्यों रही हो? जो मुझे नहीं बताओ। फिर कुछ दूर दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। फिर कुछ दूर पर कोलाहल सुनाई देता है, शोरगुल सुनाई देता है और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है और मल्लिका बैठी रहती है। फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है, यानी बाहर का नज़ारा देखने लगती है। टापों का शब्द पास आता जाता है और पास आकर दूर चला जाता है। फिर मल्लिका कहती है, अपनी माँ से कहती, ये कौन लोग हैं माँ? तो अंबिका उसकी माँ कहती, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं, यानी राजा के कर्मचारी लोग हैं। तो मल्लिका कहती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अंबिका कहती, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। मल्लिका जब पूछती कि ये कौन लोग हैं माँ, तो अंबिका उत्तर देती कि राज्य के कर्मचारी हैं। तो मल्लिका फिर से कहती कि यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अंबिका कहती है कि जाने क्या वह कर रहे हैं, लेकिन जब भी ये आकृतियाँ यहाँ पर दिखाई देती तो कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, तो कभी महामारी फैलने की बात आती, तो लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। अंबिका अपना अनुभव बताती है उसको कि जब पिछली बार ये आकृतियां राज कर्मचारियों की यहाँ पर दिखाई देती, उस समय महामारी आई थी और उसी महामारी में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाती, तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। तो मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है, कांप उठती है। मल्लिका कहती, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं माँ? तो अंबिका फिर कहती, ना जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती, परंतु मल्लिका उसे बांह से पकड़कर रोक लेती है। अंबिका फिर क्या करती है, छाछ उठाकर फिर सोचती है मैं कुछ काम कर लेती हूँ, लेकिन मल्लिका उसको रोक लेती है। मल्लिका कहती है, माँ तुमने बात नहीं बताई कि तुम रो क्यों रही थी? तो अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती है और उसकी आंखें झुक जाती है। तो अंबिका कहती है, अग्निमित्र आज लौट आया है। फिर छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है। मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। मल्लिका कहती, लौट आया है? कहाँ से लौट आया है? तो अंबिका उसकी माँ कहती है, जहाँ मैंने उसे भेजा था आज वहाँ से वापस हुआ, फिर से लौट आया है। फिर अंबिका कहती, तुमने भेजा था क्या? तो होठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती, गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। अंबिका जो रहती है, जब कहती है कि मैंने अग्निमित्र को भेजा था, तो मल्लिका गुस्से में आ जाती है और उसके होंठ फड़फड़ाने लगती है। फिर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अग्निमित्र को वहाँ भेजने की, कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। और उसके स्वर में उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी उसके लिए प्रयत्न क्यों कर रही हो? मल्लिका अपनी माँ से कहती है कि जब मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ, तो उसके लिए तुम प्रयत्न क्यों कर रही? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। तुम्हें लगता है माँ कि मैं झूठा कह रही हूँ, मैं निरर्थक प्रलाप तुमसे कहती हूँ बार बार कि मैं विवाह नहीं करूँगी। फिर कहती है, अंबिका धान को मुट्ठी में लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। तो अंबिका कहती है, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वो लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। अंबिका अपनी बेटी से कहती है कि लगता है कि तुम्हारी ही बात सच होने जा रही है। मैंने जिस काम के लिए अग्निमित्र को भेजा था, वहां से उत्तर आ गया है कि वो लोग इस रिश्ते से खुश नहीं है और वह विवाह नहीं करना चाहते हैं। फिर मल्लिका कहती है, क्या कहते हैं, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती हो तो किसी को उस पर
आलोचना करने का क्या अधिकार है। मल्लिका कहती है कि किसी को मेरे विषय में कहने का क्या अधिकार है। मेरा जीवन है और मेरा जीवन मेरी अपनी संपत्ति है, उसे मैं नष्ट करूं या किसी नष्ट करना चाहती हूँ तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। मल्लिका गुस्से में रहती है और बोलती है कि अगर यह जो मेरा जीवन है उसे मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, यह मेरी संपत्ति है और निजी संपत्ति है, और मैं उस संपत्ति को जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ खर्च करूँ, उसे नष्ट करूँ या कुछ भी करूँ, उस पर किसी को आलोचना करने की ज़रूरत नहीं है। तो अंबिका कहती है मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है। फिर मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करती है मल्लिका। फिर मल्लिका कहती है मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही माँ। मल्लिका कहती कि तुमने रिश्ता भेजा, ठीक है, मैं तुम्हारे विषय में नहीं कर रहा, लेकिन जो उत्तर उधर से आया मेरे विषय में कोई और जो मेरी आलोचना कर रहा है मैं उसके विषय में कर रही हूँ। तो अंबिका कहती तुम ना कहो मैं कह रही हूँ, आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति हूँ, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। अंबिका उसकी जो माँ रहती है वह कहती है अपनी बेटी से कि तुम ना कहो, मैं स्वयं कह रही हूँ कि आज तुम्हारा जीवन जो है वह तुम्हारी संपत्ति है, उस पर मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। यानी तुम्हारे जो जीवन है वह तुम्हारा है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो मल्लिका पास आकर चौकी पर बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख देती है, अपनी माँ के कंधे पर हाथ रख देती है। फिर कहती है ऐसा क्यों नहीं कहती हो, तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती। मल्लिका अपनी माँ से कहती है कि ऐसा क्यों नहीं कहती हो। फिर रुक जाती है, कहती तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती, तुम मुझे समझने का प्रयास क्यों नहीं करती हो। फिर अंबिका उसका हाथ अपने कंधे से हटा देती है। उसकी माँ रहती है, जब मल्लिका उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाती है तो अंबिका उसके हाथों को अपने कंधे से हटा देती है। फिर अंबिका कहती है कि मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है। अपवाद क्या है अभी आगे पता चलेगा। मल्लिका बाहें घुटने पर रखकर उन पर सिर टिका लेती है। फिर मल्लिका कहती है मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में भाव का वर्ण किया, यानी मैंने भावना में एक भाव का वर्ण किया है। यही इस नाटक की मूल मुख्य पंक्ति है। मैंने भावना में एक भाव का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है और अनश्वर है। मल्लिका अपनी माँ को समझाती है कि मेरे विषय में जो भी अपवाद है, मुझे पता है कि तुम्हारे दुख की बात भी मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारे दुख का कारण है, फिर भी मुझे जो मैं अपराध कर रही हूँ और कहती है कि फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। अपराध का अनुभव क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने भावना में एक भाव का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध ही सब कुछ है और सबसे बड़ा वही है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है और अनश्वर है। इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। फिर कहती है अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंचाती अंबिका कहती है और मुझे ऐसी भावना से घृणा होती है, वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर है। अंबिका कहती है कि मुझे ऐसी भावना से घृणा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। फिर हाँ करके रुक जाती। मल्लिका कहती माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती। तो अंबिका कहती तुम जिसे भावना कहना चाहती हो वह केवल छलना है और आत्म प्रवंचना है। यानी जिसे तुम भावना कहना चाह रही हो वह केवल छलना है और केवल आत्म प्रवंचना है। भावना में भाव का वर्ण किया है, अपनी भावना में भाव का वर्ण किया। मैं पूछती हूँ भावना में भाव का वर्ण क्या होता है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है। भावना में भाव का वर्ण है। फिर कहती है गुस्से में आती है
अंबिका कहती है, जब मल्लिका कहती है कि मैंने भावना में एक भाव का वर्णन किया है, तो उसकी माँ जो रहती है उसे समझाती है और कहती कि जिसे तुम भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भाव का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ कि भावना में भाव का वर्णन क्या होता है, आखिर यह होता क्या है? उससे जीवन की कोई आवश्यकता तो पूरी होती नहीं है। फिर मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती है। आज भी यह चल रहा है। आज भी लड़की लड़के बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लड़की को किसी से प्रेम हो जाता है तो वो कहती कि मैंने मन से इसे चाहा है और इसी से मैं विवाह करूंगी। ऐसा कुछ मल्लिका के विषय में भी सोचती है। मल्लिका भी क्या करती है, कालिदास को अपने मन से चाहती है और उसे मन में उससे प्रेम करती है और उसी से विवाह करने का निश्चय कर लेती है। तो मल्लिका फिर आगे कहती है, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त ही तो बहुत कुछ है। मल्लिका कहती कि जीवन की जो स्थूल आवश्यकताएं हैं वही तो सब कुछ नहीं है, उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ होता है। अंबिका फिर धान पटकने लगती है। अंबिका कहती है होगा, मैं नहीं जानती क्या होता है। मल्लिका कहती कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका कहती सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें उन्हें यानी कालिदास को संदेह की दृष्टि से देखती हो। उन्हें संदेह और घृणा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका कहती है ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानती जितना उसे मैं जानती हूँ। यानी कालिदास को जितना ग्रामीण पुरुष नहीं जानती उससे ज़्यादा उसे मैं जानती हूँ। फिर क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। फिर अंबिका कहती है मैं उससे घृणा करती हूँ, यानी कालिदास से मैं घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ खिंच जाती है। एक तो व्यथा रहती है, दूसरा आवेश भी आता है, गुस्सा भी आता है और एक विवशता भी रहती है। तो तीनों रेखाएं एक साथ उसके चेहरे पर नजर आती है। फिर मल्लिका कहती है माँ। अंबिका कहती अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। यानी अंबिका कहती है अन्य लोगों से कालिदास का क्या प्रयोजन, उन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं, परंतु उसके कारण मेरा घर जो है वह नष्ट हो रहा है। तो ड्योढ़ी की ओर कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है, क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती है और फिर से अंदर की ओर चली जाती। तो मल्लिका कहती ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका कहती माँ का जीवन भावना नहीं है, कर्म है। यानी माँ का जो जीवन है वह केवल भावना नहीं, वह कर्म भी है। मुझे तमाम काम है, मुझे घर चलाना है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। यानी जो माँ का जीवन होता है वह भावना से नहीं चल सकता। उसे अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, उसे मल्लिका का विवाह करना है, घर चलाना है, घर का खर्च उठाना है, उसे घर में बहुत कुछ काम है। फिर चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में ले पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। जो कालिदास होते हैं यहीं से इनकी एंट्री होती है और वह एक हरिण शावक यानी हिरण के बच्चे को लेकर आता है जिसके शरीर से लहू यानी खून टपक रहा होता है। तो कालिदास कहता है उससे कि हम जिएंगे, हरिण शावक यानी ये हरिण के बच्चे, हम जिएंगे, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। यानी उसे जो एक बाण लगा हुआ है, कहता है कि हम एक प्राण से एक बाण से आहत होकर प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। हम भले कोमल हैं लेकिन हम पीड़ा को सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श, तुम्हारे शरीर में जो एक बाण ले लगा हुआ है वह तुम्हारे प्राण तो ले सकता है, लेकिन मेरी उंगलियों का जो कोमल स्पर्श है वह प्राण दे भी सकता है तुम्हें। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्वास करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में
घूमेंगे, यानी कल हम फिर से जंगल में घूमेंगे, केवल दूर्वा खाएंगे यानी घास खाएंगे। खाएंगे ना, फिर उससे प्रश्न करता है कालिदास जो रहता है, हरिण शावक को लिए हुए आता है और कहता है उससे कि हम जिएंगे, यानी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम फिर से जिंदा हो जाएंगे। एक बाण से आहत होकर हमारे प्राण नहीं निकल सकते, हमारा शरीर जरूर कोमल है, लेकिन हम पीड़ा को सह सकते हैं। एक बाण जो होता है वह प्राण ले सकता है, तो मेरी उंगलियों का कोमल स्पर्श जो है वह तुम्हें प्राणदान भी दे सकता है, हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे और हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। हम कल ही वनस्थली में घूमेंगे, केवल दूर्वा खाएंगे। खाएंगे ना, फिर पूछता है। तो मल्लिका कहती है, अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका कहती है, यह आहत हरिण शावक यानी यह घायल हिरण का बच्चा कहाँ से लिया है। शावक यानी एकदम शिशु है। यहाँ से कौन व्यक्ति है, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, इसको चोट पहुंचाया। क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी ऐसा होने लगा है। तो कालिदास कहता है, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देखी गई, यानी ग्राम में आज कई नई आकृतियां दिखाई दी गई हैं। फिर झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। तो राज्य के कुछ कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटा लेता है और उसे थपकी लगाने लगता है कालिदास। फिर उससे कहता है कि हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा जो है वह दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में, किसी बर्तन में ले आओ। भाजन मने पात्र होता है, किसी बर्तन में ले आओ। तो मल्लिका कहती है, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ है कि नहीं। तो चूल्हे के निकट रखे बर्तन के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते हुए देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं तो कुछ न कुछ अनिष्ट होता है। फिर दूध का बर्तन फिर दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में डालने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है, यानी गुस्से में है। कालिदास कहती है, हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। जो हरिण शावक रहता है उसे कालिदास अपनी बाहों में लिए हुए उसे झुलाने लगता है। तो कालिदास कहता है, हम पहले से सुखी है, यानी हमें पहले से थोड़ा सा आराम मिला है। उससे बच्चे से कहते हैं, हरिण शावक से, कि हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, यानी हम स्वस्थ हो रहे हैं। हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। फिर कहता है, यह कुलाच भरता मेरी गोद में आ गया, यानी उछलता कूदता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें किसकी हैं, मल्लिका की। मल्लिका को कालिदास ने कहा, मैं तो हिरण शावक से कहता है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ जहाँ तुझे माँ की सी आंखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। कालिदास मल्लिका के विषय में हिरण शावक से कहता है कि मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ के समान आंखें और उसके समान ही स्नेह मिलेगा, क्योंकि जो मल्लिका रहती है उसका स्वभाव बहुत कोमल रहता है। फिर मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती। मल्लिका कहती है, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। मल्लिका कालिदास से कहती है कि सच में आज माँ बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ ही वर्षा में भीग रही थी, तो नहीं तो इस तरह भीग कर नहीं आती। माँ को अपवाद है, अपवाद की बहुत चिंता है, यानी मेरे विषय में जो और मेरे और तुम्हारे रिश्ते को लेकर जो गांव में अपवाद है उससे माँ बहुत चिंतित है। तो कालिदास कहता है, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन यानी पात्र अपने हाथ से उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका क्या करती कि हरिण शावक को अपनी बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है और कालिदास
भाजन को उसके निकट कर देता है। कालिदास फिर कहता है, हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। फिर यह कालिदास हरिण शावक से कहता है कि क्या हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम जरूर पिएंगे, हम हठ नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। तो राजपुरुष तभी राजपुरुष दंतुल जो होता है वह ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है, फिर कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है। तो ऐसे ऐसे कहता है, दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल कहता, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। दंतुल जो राज कर्मचारी होता है, जिसकी बाण से हरिण शावक घायल होता है, वह कहता है कालिदास से कि तुम दूध पिलाकर इस हरिण शावक को और इसके मांस को और अधिक कोमल कर देना चाहते हो। तो कालिदास कहता है, कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता। फिर कालिदास कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। कालिदास दंतुल से कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। तो दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर देखता है। दंतुल कहता है कि कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता, यानी मैं तुम्हें खोज पाता। जब कालिदास कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो और मेरा तुमसे कोई परिचय नहीं है, तो तुम इस घर में ऐसे कैसे आ सकते हो। तो जो दंतुल रहता है वह भी कहता है, यही तो बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे परिचित नहीं हूँ और तुम मुझसे परिचित नहीं हो, फिर भी मेरे बाण से घायल हरिण शावक को तुम कैसे उठा ला सकते हो। फिर कालिदास कहता है, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। कालिदास दंतुल से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ के निवासी नहीं लगते हो। तो दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल कहता है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। तो कालिदास कहता है कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। कालिदास दंतुल से कहती कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ के निवासी हो, बल्कि तुमने जो कृत्य किया है, तुमने जो काम किया है, उसके कारण मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ के निवासी नहीं लगते। तो दंतुल कहता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर तुम ऐसा कह रहे हो। जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त समुद्रिक विद्या का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आ जाती है। तो मल्लिका कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती है दंतुल। तो दंतुल कहता है, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसो बाहों में लिए हैं। दंतुल मल्लिका से कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह जो हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से ही आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। दंतुल कहता है, मल्लिका से कहता है कि देवी, जो हरिण शावक तुम्हारी बाहों में है यह मेरे बाण से आहत हुआ है और यह मेरी संपत्ति है, इसे मुझे लौटा तो देंगी। तो कालिदास कहता है, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता है राजपुरुष। हे राजपुरुष, यह जो शहर गांव है, ये प्रदेश है, यहाँ पर हरिणों का आखेट नहीं होता है। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। कालिदास दंतुल से कहता है कि इस प्रदेश में किसी भी हरिण का शिकार नहीं होता है, तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा जा रहा है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें अपराधी नहीं मान रहे हैं। फिर दंतुल कहता, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। दंतुल कहता है कि राजपुरुष जो राजा का पुरुष है,
राज्य कर्मचारी है उसके अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। दंतुल जो रहता है कालिदास से कहते कि हे ग्रामीण पुरुष, गांव के युवक, तुम्हें अपराध और न्याय शब्द का अर्थ भी पता है। तो कालिदास कहते हैं शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। कालिदास दंतुल की बात का जवाब देते हैं और कहते हैं कि शब्द और अर्थ क्या राजपुरुषों की ही संपत्ति है। यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। तो दंतुल कहता है समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते। मुझे देर हो रही है, हरिण शावक को मुझे दे दो। तो कालिदास कहते हैं यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, यानी इस प्रदेश की संपत्ति है हे राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं, यानी इसी के समान है। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर रख दो, बिठा दो। तो अंबिका सहसा अंदर से आ जाती है और कहती है इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावक के लिए नहीं है। जो मल्लिका की माँ रहती है अंबिका, वह पहले कालिदास से गुस्सा रहती है, तो वह कहती है इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है, हरिणों के बच्चों के लिए नहीं है। तो मल्लिका कहती तुम देख रही हो माँ? तो अंबिका कहती हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए हैं और पशुओं के लिए नहीं है। तो कालिदास कहते हैं कि इसे मुझे दे दो मल्लिका। फिर दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है, वह कहता है, और कहता कि मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल कहता है और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। दंतुल भी गुस्से में रहता है। वह कहता है यदि तुम इसको गोद में लेकर यहाँ से चले जाओगे तो राजपुरुष दंतुल क्या तुम्हें देखता रहेगा? तो कालिदास कहता है यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है कि वह क्या करते हैं। इसके बाद बिना उसकी ओर देखे कालिदास ड्योढ़ी में चला जाता है। फिर दंतुल कहता है राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होता है। दंतुल कहता है कि राजपुरुष की रुचि और अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय आज तुम्हें देना पड़ेगा। तो कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। फिर कालिदास कहता है संभवतः। दंतुल कहता है संभवतः क्या? तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से उसके द्वार के सामने खड़ी हो जाती। तो मल्लिका कहती ठहरो